तो यहाँ पे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट का। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब जब हम एक एरिया में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं और उनके बीच में जो आपस में इंटरेक्शन ऑपरेट हो रहा होता है उसको भी कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक यानी जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको भी कंसीडर करेंगे और साथ में जो एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर करेंगे। और इनका आपस में इंटरेक्शन, बायोटिक मेंबर्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में रिवर्सिबली इंटरेक्ट करते हैं। मतलब वो एबायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट उनको अफेक्ट करता है। तो ये सारे इंटरेक्शन को मिला करके बनता है हमारा पूरा इकोसिस्टम, जिसमें हम बायोटिक एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन ऑपरेट कर रहा होता है उसको समझते हैं। तो ये पूरा कहलाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर की एक फंक्शनल यूनिट। नेचर जो जितने भी काम परफॉर्म करता है वो एक इकोसिस्टम की फॉर्म में, छोटे छोटे इकोसिस्टम की फॉर्म में परफॉर्म करता है। तो हम इकोसिस्टम को बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शन भी कैसा परफॉर्म करता है? इंडिपेंडेंट। फंक्शनल यूनिट होने के साथ में ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। ये किसी बाहरी हेल्प की मदद इसको नहीं चाहिए होती। जितना भी इंटरेक्शन होता है यहाँ पे एक इकोसिस्टम में वो सफिशेंट होता है उसके सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए। तो ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। अब इकोसिस्टम कहते किसको हैं भाई? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इकोसिस्टम किसको बोला जाएगा। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि धरती पर जितना भी बायोस्फीयर है, मतलब जहाँ जहाँ भी लाइफ पॉसिबल है, तो उस पूरे को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का सिंपल सा मतलब होता है अर्थ के ऊपर में जहाँ भी लाइफ पॉसिबल है, अगर हम उस सबको मिला दें तो सारा कंपोनेंट मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। पूरा का पूरा बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम माना जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट इसको मेगा इकोसिस्टम बोलते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने बड़े इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को एक साथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको छोटे छोटे इकोसिस्टम्स में डिवाइड कर देते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्वीनियंट डिवीजन है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, और दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी में पाया जाता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम डिवीजन के। लैंड इकोसिस्टम में हमारे पास में जो एग्जांपल है वो है फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब लैंड पे बेस्ड हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स हैं। वाटर बेस्ड की बात करें तो वाटर बेस्ड मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। मतलब जो सॉल्टी वाटर होता है, मरीन वाटर, या फिर जो फ्रेश वाटर होता है, ये भी हो सकता है। मरीन वाटर में हम देखेंगे सी की बात करेंगे, समुद्र की, सागर की बात करेंगे, ओशन वगैरह की। फ्रेश वाटर में बात करें तो पॉन्ड की बात करते हैं और लेक की बात करते हैं। ये फ्रेश वाटर की बात हो गई। कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जो एस्चुरीज कहलाते हैं, मतलब दलदली इलाके जहाँ पे नदी और समुद्र मिलते हैं, उनमें क्या बनती है? एस्चुरीज। वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे पानी परसिस्ट करता है, मतलब ये लैंड और पानी का एक मिक्सचर होता है जहाँ पे थोड़े थोड़े पॉकेट्स में पानी भरा हुआ रहता है। तो ये भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ये सारे ही नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब नेचर में खुद बनाए हैं इनको, इनमें ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम्स। नेचर इनको खुद बनाता है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम होते हैं जिनको ह्यूमंस डेवलप करते हैं, ह्यूमंस की मदद से वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास इकोसिस्टम दो तरह के हो जाएंगे, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड, मैन मेड इकोसिस्टम। जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर हम डिवाइड करें, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं और दूसरे होते हैं मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल।
अब इन दोनों की खास बात होती है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो 100% क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, इनको बाहर से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं वो पार्शली डिपेंडेंट होते हैं, हमें इनके बीच बीच में टाइम टू टाइम इनकी केयर करनी पड़ती है, वरना ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है एक्वेरियम, जो कि एक मैन मेड एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, जितना भी हमारे पास में एग्रीकल्चरल लैंड होता है, वो एग्रीकल्चरल लैंड भी एक तरह का मैन मेड इकोसिस्टम है, बल्कि ये सबसे बड़ा मैन मेड इकोसिस्टम है। आज तक हमने जो भी इकोसिस्टम बनाया है, सबसे बड़े स्केल पे, सबसे लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चरल लैंड है। तो इट इज़ लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड इकोसिस्टम है। जो हमारे घर के आसपास गार्डन होगा वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम है, लेकिन इनको ह्यूमन केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने आप भी कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनमें हमें टाइम टू टाइम पे इनकी केयर करनी पड़ती है, कुछ इनपुट डालना पड़ता है। ये हमने इकोसिस्टम का ओवरव्यू ले लिया कि इकोसिस्टम कहते किसको हैं, क्या क्या चीज़ें इकोसिस्टम में इंक्लूड की जाती हैं, इकोसिस्टम कितने टाइप्स के हैं, एक ओवरव्यू बस ऊपर से हमने यहाँ पे अभी तक देखा है। अब इकोसिस्टम के बारे में ही हमें आगे ये पूरा चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। इकोसिस्टम के बारे में दो चीज़ें पढ़नी है, हमें दो लेवल्स पे स्टडी करनी है। एक तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, कितने कंपोनेंट से मिल करके कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, मतलब उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के साथ में उसका फंक्शन भी हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम क्या क्या समझेंगे। स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। किसी भी इकोसिस्टम में कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसके फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो स्पीसीज कॉम्पोजिशन समझेंगे, और स्पीसीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन भी समझेंगे कि स्पीसीज आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, जिसमें एक बहुत ही कॉमन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, पर ये स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। फंक्शन में फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन। कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर तीन तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तीन तरह के बायोटिक कॉम्पोनेंट होने चाहिए। कौन से? पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर यानी जो कि ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके CO2 को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट जैसे कि ग्लूकोज में। ये एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसड्यूसर भी बुलाया जाता है। कई बार हम इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बुलाते हैं। और इनके अंदर कौन आते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें या फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो तो जनरली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। तो दोनों ही किसके अंदर आएंगे? प्रोड्यूसर्स के अंदर। अच्छा, प्रोड्यूसर के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कंज्यूमर, जो दूसरे के, जो खुद से खाना नहीं बना सकते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर भी कई सारे लेवल्स के होते हैं। हर्बीवोर्स, अगर कंज्यूमर डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं देन दे आर हर्बीवोर्स। अगर वो किसी दूसरे को खा रहे हैं देन दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स अगर डायरेक्ट हर्बीवोर्स को खाते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। फिर उसके बाद में सेकेंडरी कार्निवोर्स। इस तरह से कार्निवोर्स का भी लेवल अलग अलग होता है कि किस टाइप के एनिमल को फीड करते हैं। ये कंज्यूमर हो गए। अच्छा, चाहे प्लांट्स मरे, मतलब प्रोड्यूसर की डेथ हो या फिर कंज्यूमर की डेथ हो, फाइनली हमें क्या करना होगा? जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसमें से इनऑर्गेनिक कंटेंट को रिलीज करना, ताकि सारा का सारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट बना है वो वापस से सॉइल में जाके मिक्स हो जाए और उसको वापस से प्लांट यूज कर सकें। इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर का काम होता है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, ताकि वापस से हमारा पूरा साइकिल रिपीट हो सके। डीकम्पोजर्स के अंदर बैक्टीरिया प्लस फंजाई को इंक्लूड किया जाता है। बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है, साथ में फंजाई को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन ये मेजर है। तो हमारे किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए और डीकम्पोजर होना चाहिए, अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं।
फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स तो कई सारे होते हैं, ये हमारा स्पीसीज कॉम्पोजिशन हो गया। स्पीसीज कॉम्पोजिशन किस टाइप का एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाया जाता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? स्पीसीज कॉम्पोजिशन डिपेंड करता है एबायोटिक फैक्टर किस टाइप का है, वहाँ पे कौन सा एबायोटिक फैक्टर मेजर रोल प्ले कर रहा है, वही डिसाइड करता है कि किस तरह का स्पीसीज कॉम्पोजिशन एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक सबसे कॉमन टाइप का इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो पहले हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? देखो, बायोटिक कंपोनेंट में पहला हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स। कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की तरह काम करेंगे? यहाँ पर ग्रास प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगी। बाकी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ग्रास के अलावा जो बाकी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो भी प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में यहाँ पे हर्बीवोर होगा जो प्लांट्स को खाएगा, जैसा कि गोट, एक बकरी हो गई, कैटल हो गए, अदर तरह के। फिर इसको कार्निवोर खाएगा, और कार्निवोर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? टाइगर मान लो, वुल्फ मान लो, ये सब गोट को खाते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। फिर कार्निवोर्स के बाद में, कंज्यूमर के बाद में आता है डीकम्पोजर का नंबर। फॉरेस्ट के अंदर में जो डीकम्पोजर होते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई। डीकम्पोजर ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं सब में, बैक्टीरिया और फंजाई की अलग अलग स्पीसीज एज अ डीकम्पोजर बिहेव करते हैं। ये हमने बायोटिक कंपोनेंट की बात की। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो फॉरेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? सॉइल। भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल के अलावा जो वाटर होता है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाटर के अलावा जो टेम्परेचर होता है उस एरिया का वो भी इम्पॉर्टेंट है, और सनलाइट कितनी पड़ रही है उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर हो जाएगा। तो बायोटिक फैक्टर स्पीसीज कॉम्पोजिशन, और किस पे डिपेंड करते हैं ये स्पीसीज कॉम्पोजिशन? एबायोटिक फैक्टर्स पे, यही इसको कंट्रोल करता है। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। इसी तरह से एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी एग्जाम्पल हमें समझना है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड यानी जो छिछला पानी होता है, जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, साफ पानी, उसको बोलते हैं पॉन्ड, और जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है उसको बोलते हैं लेक। हम पॉन्ड का एग्जाम्पल लेंगे। देखो, पॉन्ड के अंदर बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। पहले हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स ही कंट्रोल करता है किस तरह के बायोटिक फैक्टर्स वहाँ पर डेवलप होने वाले हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से मेजर फैक्टर्स यहाँ पर रहेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और वाटर का पीएच कितना है, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, एटसेट्रा। वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, और वो नीचे की तरफ घटता जाता है। जितना ऊपर हम जाएंगे वाटर की सरफेस पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है। फिर सनलाइट अवेलेबिलिटी। पानी के अंदर में सनलाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही अंदर जाती है, उसके बाद वो अंदर नहीं जाती। तो सनलाइट के बेसिस पे कई सारे जोन होते हैं वर्टिकली, तो सनलाइट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम का। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे प्रोड्यूसर होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोड्यूसर्स में कौन कौन से आएंगे? प्रोड्यूसर्स में हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं पानी में और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ एल्गी होते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे प्लांट्स। अब पानी के अंदर में बहुत बड़े प्लांट्स हमें ट्रीज नहीं मिलते हैं, पर स्मॉल ट्रीज जो कि सबमर्ज्ड प्लांट्स हो सकते हैं, जो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स फ्लोटिंग भी हो सकते हैं जो पानी की सरफेस पे तैर रहे होते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। ये सारे प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स के बाद हम चलते हैं कंज्यूमर पर। किस तरह के कंज्यूमर हमारे यहाँ पे पाए जाने वाले हैं? कंज्यूमर में हमारे पाए जाते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन सिंगल सेल जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर, छोटी छोटी फिशेस, स्मॉल फिशेस। जो छोटी फिशेस होती हैं वो जू प्लैंक्टन को खाती हैं। और छोटी फिशेस को कौन खाता है? लार्ज फिश।
लार्ज फिश। तो ये हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर के बाद चलते हैं डीकम्पोजर पे। यहाँ पर डीकम्पोजर कहाँ पे पाए जाएंगे? देखो, सॉइल में जो भी चीज, मतलब पानी के अंदर जो भी चीज़ की डेथ होगी वो अल्टीमेटली कहाँ जाके गिरेगी? कोई भी चीज़ अगर ऊपर से डेथ होती है या ऑर्गेनिक मैटर जो भी गिरता है वो कहाँ जाके गिरेगा? वो जाकर के नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो ऊपर से गिर रहा है। अब इस सॉइल के पास या फिर बेस में बैक्टीरिया और फंजाई भर भर के होते हैं। यहाँ पर फंजाई बहुत ज़्यादा होता है प्लस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। इनका काम होता है डिग्रेड करना, जो भी मटेरियल ऊपर से गिर रहा है डाइजेस्ट करने लायक, उसको डाइजेस्ट करके डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देना। तो ये हो गया इसके पॉन्ड इकोसिस्टम, जहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कौन डिसाइड कर रहा है? वाटर, क्योंकि यहाँ पे मेन एबायोटिक फैक्टर है वाटर। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जो दूसरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का, वो होता है स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है, जिसको ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्ट्रेटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different species in an ecosystem। अगर वर्टिकली स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्यों होता है स्ट्रेटिफिकेशन? ताकि हम रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सके, फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। दो एग्जाम्पल बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का। पहला होता है पॉन्ड में, लाइट के बिहाफ पर। पॉन्ड के अंदर में जैसा हमने बताया कि लाइट के बेसिस पे 3 रीजन होते हैं। एक होता है जहाँ पे लाइट पूरी तरह से मिलती है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे डिम लाइट अवेलेबल होती है, और एक बड़ा सा रीजन होता है नीचे, ये लेक में पाया जाता है। पॉन्ड तो बहुत हल्का होता है। जो गहरी वाटर बॉडीज होती है ना, वहाँ पे 3 जोन होते हैं। लाइट जहाँ पूरी पहुँचती है, डिम लाइट और नो लाइट, जहाँ पे लाइट जाती ही नहीं है। अब इसके बिहाफ पे जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अलग तरह का होगा। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, यहाँ पर छोटी मोटी फिश मिलेंगी जो फीड करती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, और यहाँ पर हमारे बेंथिक फीडर्स मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है ही नहीं। तो स्पीसीज का बेस्ड ऑन लाइट अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके का होता है। इसी तरह से हमें अगर टेरेस्ट्रियल एरिया में देखें तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर्टिकुलरली, वहाँ पर भी कई सारी स्पीसीज अलग अलग लेवल्स पर दिखाई देती हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं पहले, फिर बड़े बड़े प्लांट्स के बाद में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो श्रब्स होती हैं, हल्के छोटे प्लांट्स, और लास्ट लेवल पर हम आते हैं ग्रास या फिर हर्ब्स जो बिल्कुल छोटी होती हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके बिहाफ पे? सनलाइट अवेलेबिलिटी। सबसे ज़्यादा सनलाइट इनको मिलती है, कम सनलाइट यहाँ तक पहुँचती है, और सबसे कम सनलाइट सबसे नीचे पहुँचती है। सनलाइट के बेसिस पे कई सारे लेवल बन जाते हैं। यहाँ पे हमने 3 लेवल ऐसे करके बना रखे हैं। तो अगर लैंड पे देखना हो तो टेरेस्ट्रियल, मतलब जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर्टिकुलरली, उनमें स्ट्रेटिफिकेशन बहुत प्रोमिनेंट दिखाई पड़ता है। और अगर वाटर बॉडी की बात करें तो जो डीप वाटर बॉडीज़ होती हैं, डीप वाटर बॉडीज़ में लाइट की अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पे हमने इकोसिस्टम के दोनों स्ट्रक्चर देख लिए, स्ट्रक्चरल फीचर यानी स्पीसीज कॉम्पोजिशन, और दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करने वाले फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 4 तरह के फंक्शन हम इकोसिस्टम के पढ़ेंगे, जिसमें हमारा प्रोडक्शन आएगा। पहला होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन के बाद में हमें पढ़ना होगा एनर्जी फ्लो, और एनर्जी जैसे फ्लो करती है उसी तरह से न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो करते हैं, मिनरल्स, आयंस भी फ्लो करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट एक साइकिल की फॉर्म में, सर्कुलर मैनर में कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फ्लो या न्यूट्रिएंट साइकिल।
इसमें से अभी के टाइम पे हमें जो पढ़ना है वो ये 3 पढ़ने। ये वाला अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया नीट के सिलेबस में, ये अभी नहीं पूछा जाएगा। हमें प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो के बारे में बात करनी है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक बार ऊपर से बता देंगे, प्रॉपर उसको नहीं पढ़ना। अब हमें स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। क्या होता है प्रोडक्शन, क्या होता है प्रोडक्टिविटी, कितने टाइप के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होते हैं, और वो हमारे इकोसिस्टम किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो पहला जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन, और इसी से एक चीज़ रिलेटेड होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन का मेजरमेंट होता है। क्या होता है प्रोडक्शन और कैसे उसको मेजर करते हैं प्रोडक्टिविटी के थ्रू, पहले तो वो समझो। प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अगर कहीं पर भी ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का अगर सिंथेसिस किया जा रहा है, तो उसी सिंथेसिस को क्या बुलाते हैं हम, प्रोडक्शन। एक गिवन टाइम में, इन अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। मान लो ये एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को मेजर करते हैं हम मास की टर्म्स में या फिर एनर्जी की टर्म्स में। मास की टर्म्स में हम कैसे मेजर करेंगे, मास की टर्म्स में हम मेजर करेंगे ग्राम्स की फॉर्म में, कितना ग्राम मास बन रहा है, या फिर एनर्जी की टर्म्स में किलो कैलोरीज, कितना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने ग्राम्स बायोमास बना है, या फिर उसके एसोसिएटेड कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इसको मेजर करने का एक यूनिट है। हम कैसे प्रोडक्शन को मेजर करेंगे, प्रोडक्टिविटी हम तब बोलते हैं जब हम प्रोडक्शन को एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कितना एनर्जी बन रहा है, और पर यूनिट टाइम, टाइम मान लो पर ईयर ले सकते हो, कुछ भी पर यूनिट टाइम। तो प्रोडक्शन को मेजर कर सकते हो ग्राम या फिर एनर्जी में, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। तो प्रोडक्टिविटी की वैल्यूज क्या बन जाती हैं, प्रोडक्टिविटी की वैल्यूज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, या टाइम को हम डायरेक्ट पर ईयर में ले लें, या फिर एक और वैल्यू होती है किलो कैलोरीज एनर्जी की टर्म्स में पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो दोनों ही वैल्यूज यूज की जा सकती हैं फॉर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया के हिसाब से मेजर की जाती है, और पर यूनिट टाइम, एक छोटे से पर यूनिट एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रहा है एक यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है वही हम मेजर करेंगे, उसी को हम यूज करके क्वांटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्शन को। तो इसीलिए हम हमेशा प्रोडक्टिविटी का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिविटी भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो टोटल 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्या फर्क है दोनों में और कैसे ये आपस में रिलेटेड है, वो दोनों समझना है। देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है अगर सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाए ऑर्गेनिक मैटर का, बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन किया जाए, जैसे अगर CO2 को फिक्स करके बिल्कुल इनऑर्गेनिक फॉर्म से फिक्स करके हम ऑर्गेनिक फॉर्म में ले जाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में ले जाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में ले जाते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो इसको बुलाया जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स की बात करें या फिर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो ये दोनों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर करते हैं। किसी एक कंज्यूमर ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, इसके पास भी ऑर्गेनिक मैटर है, इसके पास भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। इसका ऑर्गेनिक मैटर खा के ही अपनी बॉडी बनाता है, इसका ऑर्गेनिक मैटर खाकर ही अपनी ग्रोथ करता है, मतलब अपने अंदर नया ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करता है। तो क्या ये भी अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को या किसी दूसरे से ऑर्गेनिक मैटर को फीड करके डायरेक्टली अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर को, नया ऑर्गेनिक मैटर बनाना, एक्यूमुलेट करना, उसको इकट्ठा करना, इसी को बुलाया जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कौन करवाता है, बाय कंज्यूमर।
जितने भी हमारे कंज्यूमर होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, चाहे प्लांट को फीड करें या फिर एनिमल को फीड करें, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब चाहे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी खुद भी दो टाइप्स की होती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को भी बोलते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और एनपीपी। तो ये हमारी दो तरह की प्रोडक्टिविटी है। अगर हम ध्यान से देखें ना तो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो यहीं से निकली हुई है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो बस इसको खा करके आगे ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं। जो एक्चुअल में सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कर सकते हैं। मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो हम भी ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो उसका बाय प्रोडक्ट है, तो जो बच गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो उसको हम कैसे रिलेटेड है वो देख ही लेंगे। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मेजर प्रोडक्टिविटी, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, है ना। तो अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझते हैं, होता क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसी भी मान लो प्लांट ने सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया और सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके जो CO2 है अपने अंदर में फिक्स करता गया और फिक्स करके अपनी ग्रोथ करवा रहा है। मान लो ये एक प्लांट है जो अपनी ग्रोथ करवा रहा है बाय कन्वर्टिंग द CO2 टू ऑर्गेनिक मैटर। अपने अंदर में ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करता जा रहा है और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इनिशियली होती है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सारी की सारी जो जितना भी एनर्जी इसने कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर क्या सारी की सारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपनी ग्रोथ में ही लगा देगा, अपने लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं, ये इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ रेस्पिरेटरी लॉस करता है, यानी कि जो अपने लिए यूज कर लेता है। ये ऐसी एनर्जी है जो इसने अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर ली, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फीडिंग के लिए इस्तेमाल कर ली। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेटरी लॉस। अब रेस्पिरेटरी लॉस के बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेटरी लॉस के बाद में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसी से इसका ग्रोथ होगा, क्योंकि कुछ तो इसने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। जितना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो इसके ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है, उससे इसकी ग्रोथ होती है। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खा सकता है कौन, कंज्यूमर या हर्बीवोर। तो जो हर्बीवोर किसको फीड कर सकता है, प्रोड्यूसर के जीपीपी को या फिर एनपीपी को, सिर्फ एनपीपी को, क्योंकि जीपीपी में से आर तो उसने अपना खुद का ही इस्तेमाल पहले ही कर चुका है। तो हर्बीवोर्स या फिर जो बाकी के कंज्यूमर हैं उनके लिए कितना खाना बचता है, प्लांट क्या छोड़ के जाता है, एनपीपी। तो एनपीपी वो मैटर है जो प्लांट हायर लेवल को भेजता है, हायर लेवल उसको फीड कर सकते हैं। तो इसको इसलिए बोलते हैं अवेलेबल बायोमास टू फीड बाय द कंज्यूमर। जो हायर लेवल्स हैं वो इसको खा सकते हैं। और इसको खा करके ये क्या बनाएंगे, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो हर्बीवोर्स हैं ये अपना क्या करवाएंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्लांट्स का एनपीपी था वो इनका क्या बन जाएगा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये अपने जो एनर्जी इन्होंने यूज किया, क्या सारा का सारा अपनी ग्रोथ कराने में लगा लेंगे, नहीं, कुछ ये रेस्पिरेटरी लॉस करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, और जो बच जाएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनएसपी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये जो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है इसको कौन फीड करेगा, सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर, लायन। तो लायन गोट को फीड करेगा और ये अपना एनएसपी को फीड करता है, जो गोट के अंदर एनएसपी है उसको फीड करता है। तो ऐसे करके हमारी ये चेन आगे बढ़ेगी। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से इसको समझाएंगे। अभी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे फोकस रहते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ही है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के हम किसी भी इकोसिस्टम की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो प्लांट स्पीसीज,
उस एरिया में किस तरह की प्लांट स्पीसीज डोमिनेंट फॉर्म में पाई जाती है, एक तो उस पर डिपेंड करती है, और दूसरा हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस एरिया में किस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करेगी। सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी कितनी है, न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं सॉइल के अंदर, उस पर डिपेंड करती है। साथ में फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं उनकी आपसी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है, क्या वो बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या फिर उनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कम है। इन सारे फैक्टर्स पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी और किस तरह की प्लांट स्पीसीज है, इस पे डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। अब इन सबको मिलाकर के हम देखते हैं अर्थ की टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, अर्थ की टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर पूरे बायोस्फीयर की, पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ के सारे इकोसिस्टम मिलकर के कितना ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी प्रोडक्शन की फॉर्म में बनाते हैं। तो अगर अर्थ का एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा जाए, एनपीपी, किसका, अर्थ का या फिर पूरे के पूरे बायोस्फीयर का, तो वो निकल के आता है 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स। इसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का होता है और कुछ लैंड वाले हैबिटाट का होता है। जो टेरेस्ट्रियल या फिर अगर हम लैंड वाले उसकी बात करें तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 55 बिलियन टन्स, 55 बिलियन टन्स होता है लैंड का या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का। सॉरी, ये उल्टा हो गया, 55 बिलियन टन्स होता है, कम होता है किसका, एक्वेटिक हैबिटाट्स का, ओशन का। और अगर लैंड की बात करें तो जो भी बच गया 170 में से हम अगर 55 माइनस कर देंगे तो 5 एक गया, एक, तो 115 बिलियन टन्स किसका होता है, लैंड का। अब अगर आपको ध्यान हो, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ का बहुत बड़ा एरिया, अप्रोक्सीमेट 70% एरिया वाटर से कवर्ड है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो वाटर की प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी कम है। इसमें प्रॉब्लम आती है सनलाइट अवेलेबिलिटी की। किसी भी प्लांट को अगर प्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट अवेलेबिलिटी। वाटर के अंदर में सनलाइट अवेलेबिलिटी हमेशा लिमिटिंग होती है, हमेशा कम होती है, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट में सनलाइट अवेलेबिलिटी हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, सनलाइट अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है हमेशा। इस वजह से जो प्रोडक्शन होता है इसका वो हमेशा कम साइड पे जाता है। ज़्यादा प्लांट्स एक्वेटिक हैबिटाट में या ओशन वगैरह में बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीसीज नहीं मिलती हैं, तो इनके अंदर लो फोटोसिंथेसिस होती है। लो फोटोसिंथेसिस होने की वजह से लो ऑर्गेनिक कंटेंट डेवलप होता है। लैंड की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है, तो इस वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा बेटर निकल करके आता है। तो ये हमने बात कर ली पहला फंक्शन हमारे इकोसिस्टम का, जिसका नाम है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, जिसको हम मेजर करते हैं प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में। सेकंड अब चलते हैं डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन को आप बिल्कुल उल्टा समझ सकते हो, इनवर्स समझ सकते हो किसका, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में क्या हुआ था, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट में चेंज कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे ऑर्गेनिक फॉर्म में। अगर इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ऑर्गेनिक कंटेंट को, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो कन्वर्ट करना हो, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं डीकॉम्पोजिशन। तो डीकॉम्पोजिशन में क्या किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ के हम सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। सिंपल और इनऑर्गेनिक जैसे कुछ मिनरल्स की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, एटसेट्रा। तो जब सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो इसी को बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन कई सारे स्टेप्स पे होता है, और डीकॉम्पोजिशन कहाँ पे चलता है वो समझना है। देखो, डीकॉम्पोजिशन चलेगा जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ रहा होगा, जो गल रहा होगा, जो कहीं फॉरेस्ट के ज़मीन पर पड़ा होगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, बहुत सारे पत्ते जो प्लांट से गिर जाते हैं, फॉलन लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया जो पेड़ों से गिर जाता है नीचे, पूरा का पूरा डेड प्लांट हो सकता है जिसकी डेथ हो चुकी है, या डेड एनिमल हो सकता है, या एनिमल का वेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, इसी को मिला करके बोलते हैं डेट्राइटस। इन सबको मिला करके क्या बुलाया जाता है, डेट्राइटस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसी डेट्राइटस के ऊपर में क्या परफॉर्म होता है, डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन के भी कुछ फिक्स्ड स्टेप होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जिसमें हम 5 स्टेप पढ़ने वाले हैं। फ्रेगमेंटेशन,
कैटाबॉलिज्म, ये सारे डिकम्पोजिशन के स्टेप हैं। फिर लीचिंग, इसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने 3 प्रोसेस को साथ में लिखा है, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग, क्योंकि ये एक साथ होते हैं, इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, ये साथ में चलते हैं, टुगेदर ऑपरेट करते हैं, एक साथ चलते हैं। जबकि ये ह्यूमिफिकेशन और जो मिनरलाइजेशन है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होते हैं, ये इन तीनों से अलग चलते हैं, बहुत ही स्लो टाइम पीरियड होता है इनका, तो ये बाद में होते हैं, लेकिन ये तीनों साथ में चलते हैं। अब ये चारों प्रोसेस का क्या मतलब है, जो चारों पांचों प्रोसेस हमने लिखे हैं ऊपर डिकम्पोजिशन के स्टेप में, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है, कैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो समझना है हमें। इसके लिए हम एक डेट्राइटस कंपोनेंट ले लेते हैं, पत्ता ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई पत्ता है जो पेड़ों से गिर गया है, जिसका डिकम्पोजिशन करना है, मान लो ये डेट्राइटस का कोई कंपोनेंट है, फॉलन लीफ। इस लीफ को पहले अगर हमें डिकम्पोज करना है, तो डिकम्पोज करने से पहले हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो पहला हमें क्या करना पड़ता है, इसको छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन करवाने का काम करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेट, जिनको बोलते हैं डेट्रिटिवोर्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम डेट्रिटिवोर्स के नाम से जानते हैं, और ये जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं ये इस लीफ को तोड़ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, बैक्टीरिया और फंजाई इस पे बहुत ईजिली ग्रो कर पाएँ। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बैक्टीरिया और फंजाई बहुत ईजिली इसके ऊपर ग्रो करके इसका डिकम्पोजिशन, एक्चुअल डिकम्पोजिशन कर पाएंगे। जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, अर्थवॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का डेट्राइटिवोर होता है, अर्थवॉर्म। इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, इतना ज़्यादा ये फ्रेगमेंटेशन करता है चीज़ों का कि डिकम्पोजिशन को फास्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बुलाया जाता है। अर्थवॉर्म के अलावा जो चींटियाँ होती हैं वो भी चीज़ों को तोड़ती हैं, जो टर्माइट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी चीज़ों को तोड़ते हैं। तो इन सबको मिला करके बोला जाता है डेट्रिटिवोर्स, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को इसको पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ है, इसके ऊपर में कौन एक्ट करेगा, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन इसका करेंगे या फिर इसका कैटाबॉलिज्म करेंगे। तो जो सेकंड स्टेप है दैट इज कैटाबॉलिज्म, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि एंजाइम की मदद से, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एंजाइम की मदद से इसको एंजाइमेटिक ब्रेक कर देंगे, ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म करवाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया प्लस फंजाई। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया के अलावा बहुत सारे फंजाई ग्रो करेंगे, और फंजाई क्या करेंगे और बैक्टीरिया क्या करेंगे, केमिकल्स सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और जो कि एंजाइम इसको डिग्रेड करके सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जब कैटाबॉलिज्म इस पे बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरिया और फंजाई इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको ऐसा तोड़ते हैं कि कुछ कंपोनेंट ये सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में चला जाएगा, ये कुछ कंपोनेंट तो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ये जो हम डॉट डॉट डाल रहे हैं ये सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और कुछ कंपोनेंट अभी भी सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेगा। तो 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया है लेकिन सिंप्लीफाई हो गया है, और दूसरा होता है ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो इसके बाहर प्रेजेंट है, जिसको बहुत सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा चुका है। इसको 2 कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये अभी तक सब कुछ सॉइल में प्रेजेंट था, भाई ये सब कुछ काम कहाँ चल रहा है, सॉइल में। जैसे ही बारिश होती है, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं इनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, बारिश के पानी के साथ नीचे जा करके बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं सॉल्ट की फॉर्म में। जो सॉइल के नीचे वाली लेयर्स होती हैं उस लेयर में जा करके ये डिपॉजिट हो जाते हैं इन सॉइल लोअर लेयर्स, और इसी प्रोसेस को बुलाते हैं लीचिंग। लीचिंग में जितना भी इनऑर्गेनिक आयन चला जाता है उसको वापस से डायरेक्टली इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता, फिर उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो ये जो डिपॉजिट हो गया ये अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में पड़ा रहेगा, जितना भी आयन है वो कैसे पड़ा रहेगा, अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में ये सॉइल की नीचे वाली लेयर में पड़ा रहता है।
अब ये तीनों काम ऐसे तो हमने अलग अलग प्रोसेस की फॉर्म में बताया है, लेकिन अगर ये जो तीनों काम हम देखें, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग, ये तीनों साथ में ऑपरेट कर रहे होते हैं, लगातार ऑपरेट करते हैं। डेट्रिटिवोर अपना काम कर रहा होता है, बैक्टीरिया और फंजाई अपना काम कर रहे होते हैं, और लीचिंग साथ में चलता रहता है। तो हमने समझाने के लिए अलग अलग लिखा है, लेकिन ये एक साथ ऑपरेट कर रहा है, सब कुछ कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो रहा होता है। तो ये सारे प्रोसेस, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ऑपरेट टुगेदर। फिर जब ये कॉन्टिन्यूअसली इस तरह का प्रोसेस चलता जाता है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है, जिसको डाइजेस्ट करना इतना ईजी नहीं है, ये क्या होता है, ये हमारी सॉइल में डिपॉजिट होने लगता है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर बच चुका है, जिसको डिपॉजिट करना बहुत ईजी नहीं है, ये धीरे धीरे क्या करता है, सॉइल की ऊपर वाली लेयर पे डिपॉजिट होता जाता है, और इसको बोलते हैं हम ह्यूमस। ये जो डिपॉजिट हुआ है, इसी को बुलाया जाता है ह्यूमस। ये जो ह्यूमस होता है वो डार्क कलर का अमॉर्फस कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। अमॉर्फस यानी सॉलिड नहीं होता, जो कि सॉलिड ना हो, अमॉर्फस मैटर की फॉर्म में डिपॉजिट रहता है। और इसके अंदर में इनऑर्गेनिक कंटेंट भर भर के होता है, बहुत सारा इनऑर्गेनिक मिनरल्स इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, भर भर के इनऑर्गेनिक मिनरल्स देखने को हमें मिलता है। ये जो ह्यूमस है, इसको डिकम्पोज करना आगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से ही इस पर बैक्टीरिया और फंजाई काम कर रहे हैं। ये तभी बचा है क्योंकि इसको डिकम्पोज करना मुश्किल था। तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद में हमें सिंपलेस्ट मिनरल्स आयंस मिलते हैं। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, जिसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, और मिनरलाइजेशन की मदद से जो ह्यूमस है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाएगा, ये सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कि इनऑर्गेनिक आयन हो गया, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हो गए, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये बहुत स्लो होता है। मिनरलाइजेशन इस पूरे स्टेप का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन। इस तरह से 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। अब जैसे हमने प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स देखे थे, भाई प्रोडक्टिविटी करवाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमने ये समझा था। ऐसे ही अब हम डिकम्पोजिशन के लिए क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, डिकम्पोजिशन को कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं, कौन से फैक्टर इसको स्लो डाउन करते हैं, कौन से फैक्टर इसको फेवर करते हैं, फास्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जो फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं वो होते हैं कि डेट्राइटस का नेचर कैसा है, डेट्राइटस जो है उसका केमिकल नेचर कैसा है। मान लो कि डेट्राइटस में भर भर के सिंपल शुगर प्रेजेंट है। भर भर के क्या प्रेजेंट है, सिंपल शुगर। अगर इसमें सिंपल शुगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि तेज डिकम्पोजिशन कैसा होगा, फास्ट। लेकिन इसमें ऐसे कंपोनेंट है जिनको डिकम्पोज करना मुश्किल है, जैसे लिग्निन बहुत ज़्यादा है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा है, लिग्निन बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पर ये स्लो डाउन हो जाएगा, ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। केमिकल नेचर के अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं। भाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो भी डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वार्म क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट, ये सारे माइक्रोबियल ग्रोथ को फास्ट करते हैं। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है, वार्म एनवायरनमेंट, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि फास्ट ग्रोथ होगी। वहीं पर अगर कोल्ड और ड्राई एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन होता है उसको कई सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, फ्रॉम केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस टू एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स, दो फंक्शन पढ़ लिए इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम का जितना भी स्ट्रक्चर है वो स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का, दैट इज एनर्जी फ्लो। उस पर हमें काफ़ी फोकस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, फूड चेन डिस्कस करेंगे, फूड वेब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड कितने टाइप के होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं।